हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2025 बोर्ड एग्जाम देना है उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 हिंदी का एक मॉडल पेपर, यानी कि एक वायरल पेपर। ऐसे ही 2025 में आपका हिंदी का पेपर आएगा। तो अगर आपका भी टारगेट है कि हिंदी में इस बार हम 100 में कम से कम 99 नंबर लेकर आए, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर मेरा 90 ही आ जाए बहुत है, 95 ही आ जाए बहुत है। देखो, अपना टारगेट हमेशा 100 में 100 का रखो, जो आएगा देखा जाएगा, वो आपके मेहनत के ऊपर है। वैसे आज का ये क्लास 12th हिंदी का ही होगा। पूरे हिंदी के पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, और ये हिंदी का एक वायरल पेपर है 2025 का, नए पैटर्न पर आधारित ये आपका पेपर है। तो इसको आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसा 2025 में हिंदी का पेपर आएगा। तो 2025 वाले स्टूडेंट ध्यान से देखना, बाद में मिस हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। देखो, क्लास 12 हिंदी 2025 मॉडल पेपर, ये आपका पेपर कोड रहेगा। यहाँ पे अनुक्रमांक, यहाँ पे नाम, मतलब आपको अपना नाम रोल नंबर लिखना होगा। समय तो आपको पता ही है, 3 घंटे 15 मिनट का आपको टोटल समय मिलता है। स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, मतलब शुरू के जो 15 मिनट होते हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। ये 100 नंबर भैया हिंदी के आपके फ्री में होते हैं। थोड़ा सा मेहनत करते हैं अच्छे से तो आपको 100 में 99 तो कोई नहीं रोक सकता, बस मेहनत के ऊपर है। क्योंकि हिंदी में मैंने बहुत सारे टॉपिक आपको बताए हैं, बहुत सारे टॉपिक फिक्स भी होते हैं, ठीक है। तो देखो, हमारा हिंदी का पेपर 2 खंड में होता है। एक होता है खंड का, दूसरा होता है खंड खा। पहले हम खंड का को डिस्कस करेंगे, जिसमें हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी, खंड काव्य, ये सारे टॉपिक होंगे। फिर हम खंड खा पे चलेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले खंड का को डिस्कस करेंगे, 50 नंबर का आएगा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न। स्टार्टिंग में जो 5 क्वेश्चन रहेंगे वो हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, और जो 5 क्वेश्चन है वो हिंदी गद्य साहित्य के क्वेश्चन होंगे। फिर 5 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी पद्य साहित्य के। सबको हम समझेंगे। देखो, फर्स्ट का है हरिशंकर परसाई की रचना है। इन चारों में से कौन सी हरिशंकर परसाई जी की रचना है? फर्स्ट है कल्पवृक्ष, सेकंड है तब की बात और थी, थर्ड है धरती के फूल, फोर्थ है मेरे विचार। तो भैया धरती के फूल नहीं है। आपका जो आंसर सही होगा वो तीसरा सही होगा, तब की बात और थी। ये जो रचना है ये हरिशंकर परसाई जी की रचना है, तब की बात और थी। थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूं यहीं पे कि देखो, जो फर्स्ट ऑप्शन है कल्पवृक्ष, ये किसकी रचना है? आपके 12th में ये लेखक है, बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। खा देखो, वारिस कहानी संग्रह। वारिस जो कहानी है ये किसने लिखा है? फर्स्ट है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, सेकंड है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, थर्ड है मोहन राकेश का, फोर्थ है अज्ञेय जी का। तो भैया वारिस कहानी जो है ये मोहन राकेश जी की रचना है। आपका थर्ड ऑप्शन यहां पे भी सही होगा, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे मेरे दोस्त। गा वाला हमारा क्वेश्चन होगा। गा वाले क्वेश्चन को देखेंगे। देखो, आलोचनात्मक कृत कालिदास की लालित्य योजना के लेखक कौन है? मतलब कालिदास की लालित्य योजना, इसके लेखक कौन है? फर्स्ट है हरिशंकर परसाई, सेकंड है हजारी प्रसाद द्विवेदी, थर्ड है मोहन राकेश, फोर्थ है महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखो, इसको थर्ड कर दीजिएगा, एक आप ऐसे और बढ़ा दीजिएगा। इसके लेखक है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। आलोचनात्मक कृत कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन घा वाला देखो, संस्मरण विधा की रचना है। इसमें से कौन सी रचना है जो संस्मरण विधा की है? देखो, विधाएं बहुत सारी है, निबंध है, कहानी है, संस्मरण है, आत्मकथा है, ठीक है। ऐसे इसमें से संस्मरण विधा की कौन सी है? फर्स्ट है दीप जले शंख बजे, सेकंड है बाजे पहेलिया के घुंघरू, थर्ड है अरे आयावर रहेगा याद, फोर्थ है तब की बात और थी।
तो इसका राइट आंसर होगा भैया फर्स्ट ऑप्शन सही है, दीप जले शंख बजे। ये जो रचना है ये संस्मरण विधा की रचना है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अंगा नंबर देखो मेरे दोस्त, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, हल्के में मत लेना। अंगा नंबर वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना देखो, आपके हिंदी में फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इनकी रचना कौन कौन सी है? देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी लेखक हैं, जितने भी कवि हैं, सबका जीवन परिचय और उनकी रचना को पढ़ लो। आपका वैसे ही नंबर कंप्लीट, अगर उनसे रिलेटेड कोई आएगा तो आप आसानी से बता देंगे। जैसे अगर आपने वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कौन सी रचना है। जिसका भी जीवन परिचय सर्च करना है सर्च करो, पीछे शुभम लेक्चरर लगा दो, आपको मिल जाएगा। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, या क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको मिल जाएगा। और जीवन परिचय ही नहीं, बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश जो भी ढूंढोगे सब मिलेगा। तो इसमें से कौन सी रचना है? फर्स्ट है अंतराल, सेकंड है त्रिशंकु, थर्ड है तट की खोज, फोर्थ है वागधारा। भैया वागधारा जो है ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। सिंपल सा है, कोई फंडा नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो होगा, यहाँ पे भी 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एक एक नंबर के, 5 नंबर का ये रहेगा, 5 वो 5 ये 10 नंबर। देखो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, कामायनी में सर्गों की संख्या, मतलब कामायनी में कितने सर्ग हैं ये आपको बताना है। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट है 12, सेकंड है 14, थर्ड है 15, फोर्थ है 17। तो भैया कामायनी में टोटल 15 सर्ग हैं, आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ऐसे ही आपको ध्यान से समझना है, यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, खा वाला, वैदेही वनवास के रचयिता है। वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? फर्स्ट है मैथिली शरण गुप्त, सेकंड है महादेवी वर्मा, थर्ड है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, फोर्थ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी। तो भैया खा का जो सही आंसर होगा वो चौथा ही होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं वैदेही वनवास के रचयिता। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी भी आपके हिंदी में है, हिंदी पद में जाओ, पवन दूती का चैप्टर उन्होंने ही लिखा है, ठीक है। गा देखो, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, मतलब तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। देखो भैया मैंने आपको तार सप्तक बताया था, 1943 में हुआ था तार सप्तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तीसरा सप्तक है, ये कब प्रकाशित हुआ? फर्स्ट है सन 1951 में, सेकंड है सन 1959 में, थर्ड है सन 1978 में, और फोर्थ है सन 1987 में। तो भैया ये जो प्रकाशित हुआ था ये सेकंड वाला ऑप्शन राइट होगा, सन 1959 में। तीसरा सप्तक जो है सन 1959 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन घ नंबर देखो, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, बताओ जल्दी से। सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो देखो फर्स्ट है लोकायतन, सेकंड है चिदंबरा पर, थर्ड है कला और बूढ़ा चांद पर, फोर्थ है पल्लव पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कला और बूढ़ा चांद। देखो सुमित्रा नंदन पंत जी की एक रचना है कला और बूढ़ा चांद, इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और सुमित्रा नंदन पंत जी भी आपके 12th हिंदी के पद्य चैप्टर में हैं, तो जाकर उनका जीवन परिचय पढ़ लेना। अंगा नंबर देखो, रामधारी सिंह दिनकर की रचना, इसमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है? फर्स्ट है परशुराम की प्रतीक्षा, सेकंड है ऐसा कोई घर आपने देखा है, थर्ड है पृथ्वी पुत्र, फोर्थ है स्वर्ण किरण। तो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? परशुराम की प्रतीक्षा, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, और ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, ठीक। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हिंदी पद्य साहित्य से हुए। तो 5 और 5 को जब आप जोड़ोगे तो आएगा 10, ठीक है। ये 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आपके हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो 10 नंबर हमारा ये हो गया, एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि है गद्यांश, ये 10 नंबर का आता है। देखो तीसरा क्वेश्चन रहेगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिया जाएगा। देखो ये इतना बड़ा गद्यांश दिया गया, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, ये देखो 1 2 3 4 5 करके 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 10 नंबर मिलेगा। मान लीजिए आपको ये नहीं पता है तो अथवा लगा है, एक और गद्यांश दिया गया है दूसरे चैप्टर का, देखिए ये नेक्स्ट चैप्टर का, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन है, पांचों को करो 10 नंबर ले जाओ। जैसे हम देखते हैं फर्स्ट वाला, देखो पढ़ो इसको पहले। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या
भूमि माता है मैं उसका पुत्र हूं। देखो भैया, अगर पृथ्वी हो हम लोग ना हो तो राष्ट्र कैसे बनेगा, और अगर हम लोग हो पृथ्वी ना हो तो हम रहेंगे कहां। ठीक है, तो ये आपका राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का क्वेश्चन है, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है, और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इसके नीचे 5 क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन। देखो फर्स्ट है, थोड़ा सा और, जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है, इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर पल्लवित होते हैं। देखो फर्स्ट, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखो मैंने आपको हिंदी का एक मैराथन क्लास भी प्रोवाइड कराया है, पूरा हिंदी एक वीडियो में, आप लोग सर्च करना जाके क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वो मैराथन क्लास मिल जाएगा, 1 घंटे की लगभग क्लास होगी, उसको देख लेना 2025 वालों। आपको कैसे गद्यांश लिखना है, कैसे जीवन परिचय लिखना है, कैसे कहानी लिखना है, कैसे खंडकाव्य, सब मैंने उसमें बताया। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ लिखना मैंने उसमें बताया है। ठीक, तो देखो संदर्भ में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य की, ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप पाठ से अवतरित है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। मतलब आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। तो आप जब इस गद्यांश को पहचान पाएंगे मेरे दोस्त, तभी आप उसको लिख पाएंगे। ठीक है, तो पहचानना आपको आना चाहिए कि किस पाठ से। दूसरा, लेखक ने राष्ट्र का दूसरा अंग किसे कहा है, तो देखो सीधा सीधा यहां पे लिखा है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। यही लाइन लिख दो, यही लाइन उठाकर लिख दो, वहां पे नंबर आपका 2 नंबर कंप्लीट। क्या है इसमें, कुछ नहीं। तीसरा, राष्ट्र का स्वरूप कैसे संपादित होता है, तो देखो यहां पे लिखा है, ये देखो, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। तो लाइन यहां से लेकर यहां तक आप लिख दो। क्या है, 2-2 नंबर आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा देखो, लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है, तो देखो यहां पे लिखा है राष्ट्रीयता की कुंजी, जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। मतलब भूमि माता है मैं उसका पुत्र हूं, यही अगर आप लोग मानते हैं, यही सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है, ऐसे लिख दो। पांचवा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब आपको यहां से लेकर यहां तक जिसके नीचे रेखाएं दिख रही हैं, ये देखो ऐसे रेखाएं, इनकी अपने शब्दों में व्याख्या करनी है। मतलब अपने हिसाब से थोड़ा बना चढ़ा के अच्छे से लिख देना है, नंबर मिल जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन रहेंगे, पांचों का आंसर लगभग इसी गद्यांश में मिलेगा, ढूंढ के लिखना है। कैसे सॉल्व करना है मैंने बताया कि आप एक वीडियो मैंने क्लास प्रोवाइड करा दी है 2025 वालों के लिए, जाकर देख लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए, नहीं पता है आपको वो वाला, तो अथवा लगा है, आप ये वाला कर सकते हैं। ये अशोक का वृक्ष जितना मनोहर है, देखो ये अशोक के फूल चैप्टर का गद्यांश है, और इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। सिंपल सा फंडा है। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन है, पांचों का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ। मतलब वही सेम प्रोसेस, बस आपको ढूंढ ढूंढ के आंसर लिखना है। एक मैंने आपको समझा दिया, दूसरा मैं आपको यहां पे नहीं समझाऊंगा क्योंकि अथवा लगा है। ठीक है, बाकी हम क्लासेज में डिस्कस करते रहेंगे क्योंकि पूरा पेपर हमें देखना है अभी। ठीक है, आगे देखो, अब आते हैं पद्यांश पे। जैसे गद्यांश आता है वैसे पद्यांश भी 10 नंबर का आता है। इसमें भी वही प्रोसेस है, बस होगा क्या कि आपको हिंदी पद्य के कुछ लाइन दे दिए जाएंगे, हिंदी पद्य के चैप्टर का कुछ लाइन दे दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे। क्योंकि गद्यांश था तो वो गद्य से था, पद्यांश है तो पद्य से रहेगा। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के, आपको 10 नंबर अच्छे से मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो देखते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना को ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी शर्मित हुआ हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। देखो ये हमारे पवन दूती का चैप्टर से है, राधा जी कुछ कह रही हैं। ठीक है, पवन से कुछ कह रहे हैं क्योंकि श्री कृष्ण जी उनको छोड़ के चले गए हैं अलग। ठीक है, तो देखो, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, अगर तुम्हें कोई लाजवंती स्त्री दिखाई देती है रास्ते में जाती हुई, ठीक है, तो होने देना विकृत वसना तो ना तो सुंदरी को, तो तुम इतनी तेज से मत बहना कि इतनी तेज से मत चलना कि उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाए। क्योंकि पवन का मतलब हवा से वो कह रहे हैं, वायु से। जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो गोद ले श्रांति खोना, अगर वो थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को मिटा देना, होठों की ओर कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और उसके कमल और उसके मुरझाए हुए कमल सदृश मुख की, ठीक है, कमल सदृश होठ की जो मुरझाहट है उसको मिटा देना। ठीक है, कोई क्लांता कृषक ललाना खेत में जो दिखावे, अगर तुम्हें कोई थकी हुई किसान की स्त्री खेत में दिखाई देती है,
काम करते हुए धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे तुम उसकी थकावट को मिटा देना, क्योंकि मेहनत करो, अगर हवा थोड़ा सा लग जाता है बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, अगर आकाश में कोई बादल जा रहा होगा तो छाया द्वारा सुखित करना तब तो भूतांगना को, तो उसे लाकर छाया प्रदान करना और उसको आनंदित करना। ठीक है, 5 क्वेश्चन इसके नीचे हैं। फर्स्ट, दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखो। आपको पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखना है। तो देखो, ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने इसे लिखा, इसकी और इसके इस पाठ का नाम है पवन दूतिका। तो आप लिख देना। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के, ठीक है, पवन दूतिका पाठ से अवतरित है और इसके कवि जो हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। दूसरा, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। तो राधा पवन दूतिका से राह में, रास्ते में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती हैं कि अगर वो थोड़ी थकी दिखाई दे तो उसकी थकावट को मिटा देना। तीसरा, इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है। ठीक है, तो इस पद्यांश में कवि ने राधा जी जो पवन दूतिका से बात कर रहे हैं उसका चित्रण हुआ है। ठीक है, चौथा, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, तो वो तो पता चल ही जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये आपका इतने 2 लाइन का व्याख्या करना है। ठीक है, देखो इस पद्यांश को ही मैं अलग से आपको बता चुका हूं। आप लोग जब सर्च करेंगे यूट्यूब पे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पद्यांश शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। ठीक है, अब अथवा लगा है वो आपको नहीं पता है तो ये वाला कर दो भैया। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्जली मछली। ये किस पार्ट से है? ये आपका महादेवी वर्मा जी ने एक गीत थ्री एक पार्ट है उनका, महादेवी वर्मा जी का, उसी से है। 5 क्वेश्चन इसके नीचे भी हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पद्यांश। आते हैं अब जीवन परिचय पर। देखो, अभी हिंदी व्याकरण जो हमारा खंड खा है उसमें भी मैं बहुत सारे आंसर आपको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। जो उसमें क्वेश्चन है टेंशन मत लेना, ध्यान से देखना। 5वें कक्का, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, मतलब लगभग आपको 80 शब्दों में लिखना है। 5 नंबर आपको मिलेगा। 3 लेखक हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, और यही तीनों लेखक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन 3 लेखक का अगर आप जीवन परिचय पढ़ के जाओगे ना, 1-2 तो आ ही जाएंगे, आपका 5 नंबर कंप्लीट रहेगा। दूसरा खा, अब कवि का जीवन परिचय देखो। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा 80, 5 नंबर का रहेगा। 3 कवि हैं, मैत्री शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा जी, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये आपके कवि और लेखक का जीवन परिचय लिखना है। कैसे लिखते हैं तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करो, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। और एक का अगर आप देखना चाहते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का, तो उनका सर्च कर लो, पीछे शुभम लेक्चर लगा देना, क्लास मिल जाएगा। ठीक है, 6वां क्वेश्चन देखिए, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखो। देखो, कहानी है 5 नंबर, ये 5 नंबर बिल्कुल फिक्स होता है। देखो, पंचलाइट या बहादुर कहानी का सारांश आपको लिखना है। दोनों नहीं पता तो अथवा लगाए भैया। आप ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिख दीजिए, शब्द सीमा 80 रहेगा। मतलब आप पंचलाइट, बहादुर और ध्रुव यात्रा 3 कहानी को अगर आप पढ़ लेते हैं, उनका सारांश उद्देश्य, तो आपका 5 नंबर बिल्कुल फिक्स होता है। ठीक है, एक और टॉपिक हमारा है, देखो 7वां, खंड काव्य। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दो। शब्द सीमा 80, 5 नंबर का ये रहेगा। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखो भैया, आप यूपी से हैं, आप किस जिले से हैं। ठीक है, इसमें जिला वाइज होता है। जैसे किसी में श्रवण कुमार होगा, किसी में रश्मि रथी होगा, किसी में मुक्त यज्ञ होगा। ठीक है, और किसी में त्यागपथी होगा। ठीक है, और किसी में सत्य की जीत, आलोक वृत्त, मतलब कुछ जिलों में दूसरा होगा, कुछ जिलों में दूसरा। तो आप किस जिले से हैं, आप में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो खंड का हमारा फिनिश हुआ। 50 नंबर का टोटल हमारा पेपर हो गया है। अगर हम लोग ऐड करें तो देखो, 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया, 10 नंबर का गद्यांश हो गया, 10 नंबर का पद्यांश हो गया, 10 नंबर का जीवन परिचय हो गया। ठीक है, 5 नंबर की कहानी और 5 नंबर का खंड काव्य, टोटल 50 नंबर हो गया। ठीक है, अब देखो खंड खा पे हम लोग चलते हैं। अरे भाई, ये रहा हमारा खंड खा। ठीक है, यहां पे खंड खा में जो सबसे पहले रहेगा 8वें का, ये हिंदी संस्कृत का गद्यांश रहेगा। देखो, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब आपको ये संस्कृत गद्यांश दिया गया है, इसका संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद करना है। मतलब आपको संदर्भ में लिखना है किस पार्ट से लिया गया, इसमें लेखक का नाम नहीं दिया रहता। जैसे फर्स्ट है हमारा याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेय। ठीक है, ये हमारे आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो लिख देना प्रस्तुत गद्यांश
पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ से अवतरित है। 7 नंबर का आता है, आपका फिक्स है। नहीं पता तो अथवा लगाए भैया, ये देखो अथवा लगाए और हमारा संस्कृत भाषा या महत्वम का एक गद्यांश दे दिया गया है। मैंने आपको हिंदी संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश बताए हैं कि किस चैप्टर से गद्यांश आ सकते हैं। देखो हिंदी संस्कृत में संस्कृत भाषा या महत्वम, महामना मालविया, पंचशील सिद्धांत और जातक कथा, ये 4 चैप्टर आप बिल्कुल से पढ़ लेना। इसके बाद पद्यांश आता है भैया खा वाला। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो, 7 नंबर। और ये बिल्कुल फिक्स होता है। आप के संस्कृत में एक चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, अगर आप उस चैप्टर के सारे श्लोक को पढ़ लेंगे तो आपका 7 नंबर फिक्स हो जाएगा। हाँ, 1-2 चैप्टर हैं जिसमें एक आध श्लोक है, उसको भी पढ़ लेना। अब ये देखो दोनों श्लोक आपके दिए गए हैं सुभाषित रत्नानी चैप्टर के, तो अगर आप उस चैप्टर को पढ़ लोगे आपका काम खत्म। ये देखो दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं, जैसे सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। मतलब सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। सुख चाहने वालों को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वालों को सुख त्याग देना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सोचिए, आप अगर दिन भर आप सोएं, फोन चलाएं, पढ़ें ना, तो आप कैसे विद्या प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो सुख चाहिए तो विद्या त्यागो भैया। आगे देखो 9 नंबर है, व्याकरण आ गया है। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करो, 2 नंबर का आता है भैया। एक का आपको 4 दिए गए, 4 में से एक ही करना। जैसे देखो दाल में काला होना, मतलब इसका अर्थ लिख दो कुछ गड़बड़ होना, फिर वाक्य प्रयोग कर दो, मोहन तुम दिन भर इधर उधर रात में सड़कों पे घूमते रहते हो, कुछ जरूर दाल में काला है, मतलब ऐसे कुछ लिख दो। मोहन, रोहन, सोहन कुछ भी लिख सकते हो। दूसरा, तलवार की धार पर चलना, मतलब कठिन काम करना। जैसे हमारे जो वीर जवान हैं वो बॉर्डर पे तलवार की धार पर चलते हैं, कब गोली चल जाए, कब वो शहीद हो जाए, कोई पता नहीं होता। ठीक है। तीसरा, टका सा जवाब देना, मतलब साफ इनकार करना। चौथा, चांदी काटना, मतलब कुछ बहुत धन कमाना, बहुत धन अर्जित करना। तो ये चारों में से एक ही करना है, किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कर दो, कर सकते हो, एक ही करना है। 10 नंबर देखो भैया, आपठित गद्यांश आ गया। अब देखो इसमें एक गद्यांश दिया जाएगा आपको, आपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपको गद्यांश दिया गया, इसके नीचे 3 क्वेश्चन देखो प्यार से दिए गए हैं, 1 2 3, तीनों का आंसर दो, 5 नंबर ले जाओ। ठीक है, नहीं पता है तो अथवा लगा है, ये देखो अथवा लगा है, ये आप कर सकते हो। इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे नीचे, आप कर सकते हैं। देखो जैसे एक मैं दिखा देता हूं, देखो ये प्रकृति सदैव प्रस्तुत रहती है औरों के लिए, ये हमें सिखाती है कि हम भी बिना किसी भेदभाव और औरों के लिए प्रस्तुत रहें, उपलब्ध रहें। नदियां बहती हैं औरों के लिए, वृक्ष फलते फूलते हैं, छाया देते हैं औरों के लिए, मतलब वृक्ष जो फल देते हैं भैया खुद थोड़ी ना खाते हैं, हम ही लोगों को तो देते हैं। सूरज प्रकाश देता है, जीवन देता है, चांद शीतलता देता है, इन्होंने कहा अपना प्रकाश पुंज समेटा है। नदियां कहाँ अपने आप को बांध कर रखती हैं, फिर हम क्यों अपने आप को बांध कर रखते हैं। ये कृपणता तो मेरी समझ में अपराध है, ये भीषण आत्मस्वार्थ है। हम समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये भारी भूल है। अगर हम किसी को अपनी ज्ञान संपदा सदायस्ता संपदा से सहायता नहीं पहुंचा रहे हैं तो कुछ पलों के लिए उसे कष्ट होगा। संसार विशाल है, कहीं ना कहीं उसका काम हो जाएगा, कोई ना कोई उसकी सहायता कर ही देगा, लेकिन हमें कृपणता, असहता, अदया की ग्रंथ विकसित होती रहेगी, जो अंततः मनोरोग के रूप में परिणत हो जाएगी। फर्स्ट देखो, प्रकृति से व्यक्ति को क्या शिक्षा मिलती है। प्रकृति को व्यक्ति से शिक्षा मिलती है कि हमें औरों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी है औरों के लिए, नदियां बहती हैं औरों के लिए, वृक्ष फल फूल देते हैं औरों के लिए। ठीक है। दूसरा, वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा और नदियां के कार्यकलाप का क्या लक्ष्य है, मतलब ये दूसरों के लिए ही हैं, औरों के लिए हैं। ठीक है, यही सब आपको लिखना है इसमें। नेक्स्ट, मानव के किस विचार को भारी भूल माना गया है। देखो यहीं पे कहीं था, मानव की किस विचार को भारी भूल माना गया है। ठीक है, कहीं पे था शायद, इसका आंसर सीधा सीधा लिखा था। ठीक, हमें सिखाती है कि उपलब्ध रहे, नदियां बहती हैं, वृक्ष फूल से तलते हैं, इन्होंने कहा पुंज समेटा है, ये भी आत्मस्वार्थ है। हम समझते हैं, ये देखो हम समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन ये भारी भूल है। मतलब यहीं से आप लिख दो कि हम समझते हैं जो कर रहे हैं वो अच्छा है, यही सबसे बड़ी भूल माना गया है। अथवा लगाए वो आपको नहीं पता मेरे दोस्त, तो इसको आप करिए, अथवा लगाइए, दूसरा वाला करिए, इसमें भी 3 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। देखो हिंदी व्याकरण में शब्द युग्म इसको बोलते हैं, 11 का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखो। जैसे सकल, सकल, इसका सही अर्थ क्या होगा, जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। जैसे ए है
पदार्थ और संपूर्ण, बी है संपूर्ण और खंड, सी है आकृत और प्रकृत, डी है मुख और संकालु। तो इसका सही अर्थ क्या होगा मेरे दोस्त, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो का जो है वो बी सही होगा, संपूर्ण और खंड। इस सकल का मतलब होता है संपूर्ण, सकल ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड, इस सकल का मतलब होता है खंड, ठीक है। दूसरा देखो अंश अंशु, इसका सही अर्थ क्या होगा, तो इसका सही अर्थ होगा मेरे दोस्त, आप चलो इसका आंसर आप लोग कमेंट करना, देखते हैं कितने स्टूडेंट सही आंसर देते हैं, शायद पता होगा आप सभी को, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना मेरे दोस्त, कुछ आपके लिए भी हो जाए। खा देखो, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, 2 नंबर के रहेंगे, मतलब किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना। आपको 4 शब्द दिए गए हैं, जैसे देखो अमृत, अमृत को हम जल भी बोलते हैं, दूध भी बोलते हैं, सुधा, अमर, ठीक है, ये आप लिख लेना। वर को हम दूल्हा, श्रेष्ठ, सुंदर बोल सकते हैं। पयोधर को हम बादल, स्तन, नारियल, कसेरू बोल सकते हैं। नाक को हम इज्जत, सम्मान, स्वर्ण, नासिका बोल सकते हैं। मतलब एक ही शब्द के 2 अर्थ लिखने थे, मैंने चारों का बता दिया। गा देखो, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखो। जैसे फर्स्ट है, जिसका नाश कभी नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं भैया, उसको अविनाशी बोलते हैं। ये एक शब्द में उसको अविनाशी बोलते हैं, जिसका नाश कभी नहीं होता। दूसरा, जिसने राष्ट्र के हित में अपना जीवन बलिदान कर दिया हो, उसको क्या बोलते हैं बताइए, उसको त्यागी बोलते हैं। जिसने राष्ट्र के हित में अपना जीवन बलिदान कर दिया, उसको शहीद बोलते हैं भैया। जैसे हमारे जो वीर जवान हैं, ठीक है, उन्होंने राष्ट्र के हित में अपना जीवन बलिदान कर दिया है, ठीक है, तो शहीद, ठीक। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे ही आपको सही सही आंसर लिखना होता है, ठीक है। अगर इसमें कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करके बता देना। घा देखो, वाक्य संशोधन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे फर्स्ट है, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। देखो उज्जवल गलत लिखा, उज्जवल कुछ इस प्रकार से होगा, वो आधा जा, फिर आधा जा, फिर वाह, फिर ला, ठीक है। ये पूरा जा नहीं रहता, ये इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से लिखना, आपको नंबर मिल जाएगा। दूसरा, मीराबाई कृष्ण भक्त कवि हैं। देखो मीराबाई फीमेल है तो कवि नहीं रहेगा, कवित्री रहेगा, ऐसे लिखना, कवित्री, ठीक है। कावा, फिर इत्री। नेक्स्ट, प्रतिमा को क्षमा मांगना चाहिए भैया, प्रतिमा भी फीमेल है, मांगनी चाहिए, प्रतिमा को क्षमा मांगनी चाहिए। चौथा, हमें सदैव हमेशा परिश्रम करना चाहिए। देखो या तो आप सदैव लिखो या तो हमेशा लिखो, तो हमेशा हटा देते हैं, हमें सदैव परिश्रम करना चाहिए, अब सही है, ठीक है। तो यही गलती होगी, सही करके लिखना होगा। नेक्स्ट देखो 12 नंबर, अब रस छंद अलंकार आता है। देखो 12 का वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण लिखिए। दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित उदाहरण लिखिए। मतलब वीर रस या हास्य रस, दोनों में से किसी एक का परिभाषा और उदाहरण लिखना है। दूसरा, श्लेष या उत्प्रेक्षा, दोनों में से किसी एक का परिभाषा और उदाहरण लिखना है। तीसरा, दोहा या सोरठा, इसमें मात्रा के सहित आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना है। 6 नंबर का आता है, मतलब 2-2 नंबर का 1-1, 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद, जो 2 नंबर का अलंकार। तो ये 6 नंबर अगर आपको कंप्लीट करना है तो जाके यूट्यूब पर सर्च कर लो मेरे भाई कि रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, ऐसे सर्च करना, रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको मिल जाएगा। 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, अगर आप देख लोगे तो आपका 6 नंबर कंप्लीट। जितने भी रस हैं, छंद है, अलंकार है, सबको मैंने एक ही वीडियो में बताया है। 13 नंबर पत्र लेखन, देखो 6 नंबर का आता है। देखो, दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संविदा सफाई कर्मी पद पर नियुक्त हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखो। अथवा लगा है, नहीं पता तो किसी बैंक के स्थानीय शाखा प्रबंधक को अपनी पुस्तक की दुकान खोलने हेतु ऋण प्रदान करने के लिए एक पत्र लिखो। तो दोनों में से किसी एक पत्र को आपको लिखना है भैया, 6 नंबर मिलेगा। आप लोग तरीका समझिए, पत्र लिखते कैसे हैं, आपका काम हो जाएगा, नो टेंशन। निबंध पे आते हैं 14 नंबर, निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 नंबर का पूरे रहेगा। देखो, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व, शिक्षा का गिरता स्तर, इंटरनेट लाभ और हानियां, भारतीय कृषि एवं विज्ञान। 5 में से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। निबंध कैसे लिखते हैं, मैंने इसका एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया, आप लोग सर्च करोगे निबंध क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। हिंदी में कुछ भी सर्च करना है, किसी भी सब्जेक्ट में आप पीछे शुभम लेक्चरर लगा तो आपको टॉपिक मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, ये हमारा निबंध था और ये हमारा पूरा पेपर फिनिश हुआ। 50 और 50 नंबर का 2 खंड रहेगा, टोटल 100 नंबर का हमारा पेपर खत्म हुआ भैया। ऐसे ही हिंदी का पेपर आएगा। मैंने ज्यादातर आपको सॉल्यूशन भी दिया। अगर आप लोग कहेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे सर इसका सॉल्यूशन दो, सर हिंदी की कॉपी कैसे लिखें इसको बताओ, तो मैं आपके लिए क्लास प्रोवाइड करा दूंगा।
तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।